नमस्कार. ॲग्रोनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आता 2024 संपत आहे. आपण 2025 मध्ये पदार्पण करतोय. परंतु आपल्या शेतीमाल बाजारात 2024 मध्ये आपण जी मंदी पाहिली आणि बहुतांश शेतीमाल बाजार हे कमीच होते. मग 2025 मध्ये नेमकं या शेतीमाल बाजारामध्ये काय घडू शकतं? कोणत्या शेतीमालाच्या बाजाराला नवीन वर्षामध्ये उभारी मिळेल, सपोर्ट मिळेल, दर वाढतील आणि कोणत्या शेतीमालाच्या बाजारामध्ये आपल्याला थोडंसं मंदीच दिसू शकते किंवा भाव स्टेबल राहू शकतात? आजच्या या चर्चासत्रामध्ये आपण 3-4 कमोडिटीवर चर्चा करणार आहोत शेतीमालावर. त्यामध्ये प्रामुख्याने आपलं महत्त्वाचं पीक म्हणजे कापूस, त्यानंतर हळद आणि त्यानंतर सोयाबीन. या 3 महत्त्वाच्या पिकांचं आज आपण चर्चा करणार आहोत आणि आपल्या या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं देण्यासाठी, आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्यासोबत आहेत केडिया एडवायझरचे संचालक अजय केडिया सर. सर, आपका स्वागत है एग्रोन में. सर, पहला हम कॉटन से ही शुरू करेंगे। अभी कॉटन में हम लोगों ने देखा कि इस सीजन में कॉटन लगभग स्टेबल ही दिखाई दिया है। कॉटन में जो किसान एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाव बढ़ेंगे, बड़ी तेजी आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक 2024 में तो दिखाई नहीं दिया। तो 2025 में हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं? नमस्कार। देखिए, बिल्कुल अगर कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन का ऐसा प्राइसिंग रहा है, ये साल के अंदर हमने बिल्कुल भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखा है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट हमने 70 सेंट की इर्द-गिर्द ही इंटरनेशनल मूव होते हुए देखा। आज एमसीएक्स कॉटन कैंडी की बात करें तो इनफैक्ट इसमें गिरावट ही देखी, जो हम 57-58 हज़ार के आसपास था, वो अब 54 साढ़े 54 तक पहुंच चुका है। इसका मुख्य कारण देखिए, सप्लाई साइड तो कंसर्न हम देख ही रहे हैं, जिस दिन से हमने नए रिपोर्ट्स आते हुए देखिए 300 के नीचे की क्रॉप बताई जा रही है ओवरऑल। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चिंता थी, वो थी डिमांड को लेकर। जिस दिन से बांग्लादेश में भी जो कंसर्न्स हुए हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट अगर हम बात करें वो भी थोड़े से कम रहा है। और चाइना और बांग्लादेश एक ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस काफी अच्छा है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये साल थोड़ा सा कंसर्निंग रहा है, जिसकी वजह से डिमांड बिल्कुल भी निकले। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा कि जो टेक्सटाइल डिमांड थी, यार्न की डिमांड थी, वो ज्यादा पिकअप नहीं कर पाई, जिसके चलते सप्लाई कम होने के बावजूद भी हमने कोई बड़ा चेंजेस आते भी नहीं देखा। इंटरनेशनल में भी हम देख रहे हैं कि सप्लाई ओवरऑल अच्छी खासी थी। इसके लिए ऑलमोस्ट 70 सेंट के इर्द-गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है। और अभी भी मेरे को लगता है कि डिमांड इंप्रूव होती है तो ये एक बड़ा ट्रिगर बन सकता है। तो एज ऑफ नाउ अगला 2-3 महीने तक तो ऐसा कोई सिनेरियो दिख रहा नहीं है, बिकॉज यूएस और चाइना के बीच में भी ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर के चलते वहां पे भी हम देख रहे हैं आशंका बनी हुई है डिमांड को लेकर। बट डिमांड अगर सुधरती है तो हम एक बड़ा ट्रिगर देख पाएंगे, अदरवाइज मार्केट एज ऑफ नाउ काफी सुस्त रेंज में है कॉटन। जी। अभी सर, अगर हम लोग डोमेस्टिक बैलेंस शीट देखें कॉटन का, तो इस साल तो प्रोडक्शन कमी दिखाई दे रहा है। अभी सीएआई कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया या फिर जो कुछ अलग इंस्टीट्यूशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी जो प्रोडक्शन का एस्टिमेट है बहुत कम है। हमारा जो डोमेस्टिक यूज़ है वो ज़्यादा है, कैरी फॉरवर्ड भी हमारा कम है। अगर हम लोग एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्ट अगर कम भी रहा तो इसका इम्पैक्ट कितना आना चाहिए हमारा डोमेस्टिक पे? और ये बैलेंस शीट देखते हुए हम लोग किसान क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस बार अगर हम साउथ इंडियन कॉटन यार्न के प्राइसेस में थोड़े बहुत अभी सपोर्ट जरूर मिले हैं, लेकिन ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि इस बार ग्लोबल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें 24-25 में, तो बताया जा रहा है 117.4 मिलियन बेल्स के आसपास है, जो पिछले साल के मुकाबले 1.2 मिलियन बेल्स ज़्यादा है। जहाँ पे हमने इंडिया और अर्जेंटीना में काफ़ी हद तक प्रोडक्शन ठीक-ठाक ही देखे हैं। वहीं सीएआई का एस्टिमेट है कि जो कॉटन का जो कंजम्पशन है, प्राइसिंग की जो एस्टिमेट है कंजम्पशन 24-25 के लिए करीबन 3,13,000 लाख बेल्स के आसपास का है, जो पिछली बार के मुकाबले ठीक-ठाक ही बताया जा रहा है। लेकिन जो सप्लाई है, वहाँ पे हमने कमी आते हुए देखा है। और जो प्रोजेक्टेड क्लोजिंग स्टॉक बताया जा रहा है, वहाँ पे हमने देखा है कि करीबन 26 लाख गठान के आसपास सितंबर 30 तक के जो डेटा है, पिछले साल के मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन अभी भी जो डिमांड है, वो नहीं बढ़ने की वजह से प्राइसेस में कोई भी हुँ। बड़ा चेंजेस नहीं है। अगर हम यूएसडी की रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, यहाँ पे हमने लगभग देख रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़े बहुत बड़े हैं। लेकिन कंजम्पशन सेंटर जैसे हम पाकिस्तान, वियतनाम, चाइना, बांग्लादेश, यहाँ पे हमने कंजम्पशन के अंदर थोड़ा ठहराव आते हुए देखा है, जिसके चलते प्राइजेस एक रेंज में ही चलता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट अगर हम एंडिंग स्टॉक की अगर बात करते हैं तो यूएसडी के अनुसार
एंडिंग स्टॉक अभी भी थोड़ा बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ अर्जेंटीना, यूएस एंड पाकिस्तान के ट्रेड्स को देखते हुए। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस एज ऑफ नाउ एक दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। पिछले एक साल के अंदर लगभग 3% की गिरावट जनवरी से अभी तक हमने देखी है, बट जब तक इंटरनेशनल में 72 सेंट का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक एक दायरा बना रहेगा जो 67 सेंट से 72, और डोमेस्टिक मार्केट में 52 52 500 का सपोर्ट दिख रहा है, जबकि ऊपर में 57 57.5 का रेशन। तो ये दायरे में ही एज ऑफ नाउ ट्रेड करेगा। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जैसे जैसे टैरिफ के ऊपर क्लैरिटी, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, ये जितने भी मार्केट्स कैसे ओपन अप होते हैं, क्योंकि रेट कट्स आना चालू हो चुका है, और जैसे जैसे रेट कट्स आएंगे इंडस्ट्री के अंदर डिमांड में इंप्रूवमेंट की एक्सपेक्टेशन जरूर है, तो वही कॉटन को सपोर्ट करेगा। बट सप्लाई इस वक्त हम अच्छी देख रहे हैं, जिसकी वजह से भाव एज ऑफ नाउ एक रेंज में, एक दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। ओके सर, कॉटन के लिए एक आखिरी सवाल है। अभी अगर डोमेस्टिकली हम बात करें, जो किसान कॉटन बेचता है, तो जनवरी तक अराइवल थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है। जनवरी के बाद में अराइवल मंडियों में कम होती जाती है। तो क्या जैसे अराइवल कम हो जाएगी जनवरी के बाद में, क्या कॉटन में मंडियों में जो भाव है, क्या उनमें कुछ उछल पुछल हो सकती है? देखिए, दोनों ही थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी हमने देखा अराइवल प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है, क्योंकि फार्मर भी अब थक चुके हैं कि भाव में कोई भी ऊँचा नहीं आ रहा है, तो पैसा ब्लॉक करने के बजाय हम निकाल देते हैं और दूसरे क्रॉप में शिफ्ट हुए। तो उसकी वजह से अराइवल प्रेशर हम जनवरी 20-22 तारीख तक देख रहे हैं। उसी की वजह से प्राइसेस एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। लेकिन जैसे हम 20 तारीख की बात करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप याद आ जाता है, क्योंकि 20 तारीख से ही डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस बेयरिंग करेगा। हाँ, बोलने के लिए ये ज़रूर है कि टैरिफ वॉर होगा, सब पे मैं टैरिफ लगा दूँगा, लेकिन बिज़नेस टैरिफ पे नहीं चलता है। तो यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आता है, और चाइनीज़ न्यू ईयर भी अगर हम देखेंगे तो 27 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में है। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि प्राइसेस में थोड़ा साइडवे टू नेगेटिव मोमेंटम रहेगा। लेकिन जैसे ही मिड ऑफ फरवरी में पहुँचेंगे तो पहला डोमेस्टिक मार्केट में अराइवल कमी आ जाएगी, और जिस ढंग से इस बार ला निनो की वजह से इस बार प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा था। इस बार ला निनो का इम्पैक्ट जो है मार्च में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नॉर्मलाइजेशन में देखेंगे, तो वहां पे क्रॉपिंग कैसे होगी वो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार सप्लाई तो कम है, डिमांड नहीं होने की वजह से चल नहीं रहा है। तो मुझे लगता है 15 फरवरी के बाद से अराइवल की कमी, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, और साथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ट्रिगर पॉजिटिव बनेगा बिकॉज ऑफ सोइंग की इस बार कमी उम्मीद है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो एक ट्रिगर करेगा, जो 15 फरवरी से लेकर आप 15 अप्रैल तक का पीरियड देखेंगे तो यहाँ पे कॉटन के प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। जी सर। सर, अभी हम लोग हल्दी की तरफ चलते हैं। अभी हम लोगों ने हल्दी में पिछले साल अच्छी खासी तेजी देखी थी, बाद में फिर रेट कम हो चुके हैं। अभी कुछ आने वाले हफ्तों में किसानों का भी माल आना चालू हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो हल्दी के रेट हम लोगों ने देखा कुछ हफ्तों से तो स्टेबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे आने वाले दिनों में किसान सोच रहे हैं कि अभी हल्दी में क्या होगा। तो नए साल में 2025 में हल्दी का मार्केट का ओपनिंग कैसे होगा और रेट कैसे-कैसे आगे चलते जाएँगे? देखिए, हल्दी एक ऐसी कमोडिटी रही है जिन्होंने अच्छा पैसा पिछले 2 साल में दिया है, लेकिन पिछले 6 महीनों में तंग भी उतना ही किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले साल मई में साढ़े 6,000 7,000 का भाव था, और एकाएक हमने देखा भाव 20,000 का लेवल छू जाता है। पिछले साल मार्च में भी, ये साल माफ कीजिए, मार्च में भी हमने 20,000 का लेवल देखा, और वहां से हमने 12,500 तक का लेवल आते हुए देखा है। तो पैसा बना भी हुँ, है और पैसा गया भी। अब फार्मर की चिंता इसलिए है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में मेरे पास काफ़ी फार्मर्स के वीडियो कॉल्स भी आए और फार्मर के फ़ोन भी आए। उनका डर यही है कि सर जनवरी मिड से अगर हम देखेंगे तो इस बार अराइवल जल्दी रहेगी, बिकॉज़ क्या हो रहा है, जो पत्ते हैं वो पीले पड़ने लग गए हैं, वो सूखने लग गए हैं। तो जनरली एक सिग्नल हो जाता है जिसकी वज़ह से हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन फार्मर का मानना है, जो मैंने वीडियो कॉल्स पे भी देखा है, कि जो पंजा बोलते हैं, जो फिंगर्स बोलते हैं, वहाँ पे उसका जो यील्ड है वो कम दिखाई दे रहा है इस वक़्त, और जितना लंबा रखेंगे उतना यील्ड में इम्प्रूवमेंट आता है। लेकिन जिस ढंग से डिजीज़ और जो मॉइस्चर कंटेंट है, उसकी वजह से डिजीज़ का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अर्ली इस बार हार्वेस्टिंग थोड़ी बहुत रह सकती है। इसका इम्पैक्ट यील्ड पे पड़ेगा। देखिए, पिछले ये साल की अगर बात करें तो हमने सोइंग में 20 से 25% का इज़ाफ़ा ज़रूर देखा है। बट जाती हुई बारिश ने काफ़ी बेल्ट्स में खराबी करता हुआ दिखाई दिया, और यील्ड में ड्रॉप है कम से कम 10 से 12। बट डिस्पाइट दैट अनिल जी, मुझे लगता है सबसे बड़ा चिंता जो रहेगा वो बैलेंस शीट को लेकर है। बिकॉज़ पिछले साल 56 से 58 लाख बोरी के आसपास का हमारा प्रोडक्शन था। इस बार अगर मैं 70 से 75 ज़ोन भी पकड़ के चलता हूँ, तब भी हमारी जो डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल खपत की अगर बात करें,
तो हम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 90 से 95 लाख बोरी का कंजम्पशन होता है। तो इस बार बैलेंस शीट काफी टाइट होने वाली है, जिसका असर ये साल नहीं अगले साल भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेरा मानना है कि अब तक हमने एक बड़ी तेजी मार्च से अप्रैल मई में देखी थी, उसके बाद एक बड़ा करेक्शन भी आया है, 12,500 का बेस बन चुका है, यील्ड में ड्रॉप है, रमजान इस बार जल्दी है, जिसकी वजह से डिमांड मुझे लगता है एक अच्छा शूटअप करेगा और इस वक्त भाव 14,500 14,700 के बीच में ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 13,700 13,800 का एक बेस बन चुका है। ऊपर में अगर जनवरी एंड तक की भी अगर मैं बात करूं तो मुझे 15,500 से 16,000 का लेवल मिनिमम दिखता है, बट 2025 पूरा हल्दी के लिए बेहतरीन रहेगा। नो डाउट अराइवल का प्रेशर अगर आता भी है तो आप देखेंगे इस बार सप्लाई टाइट रहने की उम्मीद है, जिसकी वजह से बाइंग भी अच्छी रहेगी। तो कुल मिला के 2025 हम देखेंगे हल्दी का साल रहेगा। सर, अभी जो हल्दी के किसान हैं जिन्होंने अभी क्रॉप का सोइंग किया है, अभी कुछ हफ्तों में आ भी जाएगा उनके हाथों में, तो किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, हल्दी हल्दी वाले किसानों को, कि वो माल अपना कैसा बेचे, मार्केट कैसा रह सकता है, या मार्केट की तरफ उन्होंने कैसा देखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने बताया कि माल पिछले साल के मुकाबले 20 से 25% ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन यील्ड के फॉल्ट की वजह से क्वालिटी वाला माल बहुत कम रहेगा। एंड ओके। सेकेंडली पूरे साल भर मुझे लगता है कि भाव में तेजी रहेगी। देखिए, ज्यादा बड़ी तेजी अभी 6 महीनों में क्यों नहीं आई, क्योंकि जब भाव 20,000 से टूटकर 12,500 अगस्त में आया था, सिंस देन हमने देखा एफएमसीजी कंपनीज की बाइंग एक्टिविटी बढ़ चुकी थी और पाइपलाइन जो एम्प्टी थी वो अब बढ़ने लग गई थी, जिसकी वजह से काफी माल कंज्यूम हो चुका था। अभी मुझे लगता है कि जैसे जैसे माल आएगा, आप डेस्परेट होकर मत बेचिए। आपको भाव ये साल अच्छे रहेंगे। जितना पैसे की रिक्वायरमेंट है उतना थोड़ा थोड़ा करके बेचिए। अगर माल पड़ा भी रहता है तो मेरा मानना है कि वापस आप देखोगे भाव 20,000 या 20,000 के ऊपर भी आपको जाते हुए दिखाई देंगे, नया हाई लगता हुआ दिखाई देगा। हाँ, नीचे की अगर बात करूं तो हम 11 साढ़े 11,000 का एक बेस 111 110 का जो बेस है वो एक क्रिएटेड रहेगा, उसके नीचे मुझे जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी इस वक्त भाव 145 के भाव चल रहे हैं। एक बार 155 156 के ऊपर होल्ड किया तो हम आपको मार्च से पहले पहले 180 तक का भी लेवल देख पाएंगे। तो रुक रुक के बेचिए, जितनी जरूरत है उतना ही बेचिए। माल अगर आपके पास पड़ा भी रह जाता है तो अच्छे भाव यहाँ से भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे ये सीजन में। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये सीजन हल्दी वालों के लिए अच्छा रहने वाला है, किसानों ने इसके ये ध्यान में रख के अपना माल बेचना चाहिए। बिल्कुल। जी। अभी सर दूसरी कमोडिटी जो अपनी मेन है, तीसरी सॉरी, वो है सोयाबीन। सोयाबीन में हम लोगों ने देखा कि अगर सीजन जब स्टार्ट हुआ था थोड़े से अच्छे रेट थे, अच्छे नहीं बोल सकते लेकिन थोड़े से ज्यादा थे, अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं। मंडियों में हम लोग देखें तो 4,000 4100 के आसपास रेट है। तो 2025 में क्या सोयाबीन में कुछ पॉजिटिव दिखाई देता है? देखिए, सोयाबीन में मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जो सप्लाई है वो इस बार अच्छी है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर हमने 5,000 का लेवल भी छूते हुए देखा, बट सस्टेन नहीं किया। प्लांट के अगर भाव की बात करें तो 4400 के आसपास का भाव है। हमने ये साल में लगभग 10% का फॉल प्राइजेस में ऑलरेडी आते हुए देखा है। हाँ, पिछले एक महीने में हमने देखा कि 43,500 से 44 के करीब भाव कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करे। इसके काफी कारण है, जिस ढंग से हमने देखा कि 24-25 के अंदर बांग्लादेश का जो इंपोर्ट है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से डिमांड है, लेकिन अभी भी फॉरेक्स को लेकर चिंताएं बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो अभी भी ओवर सप्लाई था, जिसकी वजह से अभी तक दबाव था। बट इस बार अगर हम सोयाबीन की अगर बात करते हैं तो डिमांड धीरे धीरे इंप्रूव होगी। और जिस ढंग से एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में पाम ऑयल की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे प्लांटेशन एजिंग में जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोया ऑयल बाकी तेल में तेजी रहेगी, तो ये एक सोयाबीन को भी कंटिन्यू सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही कोई बड़ा फॉलबैक वाला सिचुएशन रहेगा। नीचे में पहले भी हमने देखा 41-4200 का लेवल एक सपोर्टिंग था, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर हम भावांतर आ जाता है, इसकी क्लैरिटी हमें अगले हफ्ते तक पता ज्यादा चलेगा। उम्मीद है कि भावांतर पे प्रेशर ज्यादा डाला जा रहा है। अगर ऐसा भी होता है तो हम वापस 48-4900 तक का लेवल देखेंगे, बट जो प्लांट रेट है 4300 से 4400, इसके नीचे मुझे टाइमिंग जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एज एन मैन यहाँ से सप्लाई, क्योंकि इस बार मस्टर्ड भी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद ये थी कि मस्टर्ड की स्विंग काफी अच्छी होगी, बट अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें मस्टर्ड पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये भी एक सोयाबीन या पूरे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स को सपोर्ट देता हुआ दिखाई देगा। मस्टर्ड की क्लियरिटी हमें मिड ऑफ जनवरी में ज्यादा पता चलेगी, क्योंकि इस बार मौसम भी बहुत ही सीवियर ठंडा होने वाला है लानिनो की वजह से।
तो टाइम भी मुझे लगता है मार्केट दायरे में रहेंगे 15-20 तारीख तक। उसके बाद प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा जो 46,500 4650 4700 तक का लेवल तो बैर मिनिमम मिल जाएगा, पर वापस प्राइजेस एमएसपी की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे मार्च एंड तक। जी सर। सर दूसरा और एक आखिरी सवाल ये है थोड़ा-सा करेंसी मार्केट को लेकर। हम लोगों ने देखा है कि डॉलर के कंपेयर हमारे रुपीज़ की वैल्यू कम होती जा रही है, मतलब डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तो इसका असर कमोडिटी मार्केट पे कैसा पड़ता है? थोड़ा हम लोग समझना चाहेंगे। देखिए जनरली हम देखते हैं कि जब भी डॉलर में तेजी आती है तो बताया जाता है कि कमोडिटी में गिरावट आती है क्योंकि सस्ती हो जाती है कमोडिटी। लेकिन डॉलर में तेजी अभी जो आई है वो डोनाल्ड ट्रंप के जैसे ही हमने देखा था कि इलेक्शन से पहले डोनाल्ड ट्रंप जब एक्टिव हुए थोड़े से लीड कर रहे थे तब से हमने डॉलर में तेजी अगस्त अगर 30 अगस्त का ध्यान हो तो वहां पे डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे आ चुका था और जैसे विन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ रही थी डॉलर इंडेक्स में भी तेजी आई और अब हम देख रहे हैं 108-108.50 के करीब पहुंच चुका है और जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो कमोडिटीज में गिरावट आती है उसी के नतीजन अब तक हमने सभी कमोडिटीज के अंदर खास करके एग्री कमोडिटी के अंदर दबाव देखा है। अब अगला साल काफी क्रुशियल होने वाला है बिकॉज रुपए में भी जो गिरावट बनी हुई है आज रुपए में एकाएक हम जो 8420 82 8440 के करीब ट्रेड कर रहे थे आज हम 8560 पे आ चुके हैं अगले पिछले 2 महीनों के अंदर। तो मेरा मानना है रुपये में और भी गिरावट बढ़ेगी जो हम 90 का भी लेवल जल्द देख पाएंगे 88 89 स्लो एंड स्टडी जाएंगे। तो रुपए की गिरावट की वजह से एक तरह से हम ये बोल सकते हैं हमारे एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि सस्ता हो जाता है तो यूएस यूरोप से जो डिमांड होती है वो डोमेस्टिक मार्केट पे इम्पैक्ट करना चालू हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर में मुझे लगता है कि एक वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। एग्री कमोडिटी में देखिए कॉटन एक ऐसी कमोडिटी है जहाँ पे हम पैरिटी देखते हैं इंटरनेशनल तो वहां पे मुझे लगता है रुपए की गिरावट की वजह से कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट मिलेगा। सोयाबीन में भी ठीक है लेकिन तेल हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे तेल के जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हम सोयाबीन मस्टर्ड पे पड़ते हुए दिखेंगे क्योंकि अब इंपोर्ट करना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है तो डोमेस्टिक जो क्रशिंग है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट में आता है। तो रुपए में मेरा मानना है कि मार्च तक आपको एटलीस्ट 8650 8680 के करीब हम जाते हुए दिखेंगे जिस ढंग से इंटरनेशनल में डॉलर में तेजी बनी हुई है। जी सर। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया और हमारे मन में जो शंकाएँ थी उसके अच्छे सवालों के जवाब दिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद।